ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3। थर्ड एक्सरसाइज में देखिए अपन क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो बार ग्राफ। बार ग्राफ कोई नया टॉपिक नहीं है अपने लिए, अपन छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी कोई नया टॉपिक नहीं है अपने लिए, वो भी अपन छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। एंड देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नया टॉपिक है अपने लिए। बट हिस्टोग्राम में भी कुछ पोर्शन नया है। देखिए कैसे, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ये अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है। वेरिंग विड्थ ये अपन ने नहीं पढ़ा है, तो ये अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कौन से, ये दो पोर्शन जो हैं ये अपने लिए नए हैं, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम विथ वेरिंग विड्थ। वेरिंग विड्थ मीन्स क्लास इंटरवल वेरी करेगा जिसके अंदर। तो एग्जांपल नंबर 5 देखिए, बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन। तो हर एक स्टूडेंट से उनके बर्थ का मंथ पूछा गया और इस तरह से डेटा बनाया गया, उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो आपको ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस आंसर करना है। देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। तो देखिए आप क्या करेंगे, नवंबर से एक परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए नवंबर के पीक से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 4। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 4। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। तो देखिए सबसे बड़ा ग्राफ मुझे अगस्त का लग रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा हाइट है। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वर बॉर्न इन अगस्त। और कितने हैं, वो है 6। ऑल्दो आपसे पूछा नहीं है कि हाउ मच, बट स्टिल वी कैन फाइंड इट फ्रॉम ग्राफ। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, अ फैमिली विथ मंथली इनकम 20,000 हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। तो एक फैमिली है जिसका इनकम कितना है, मंथली 20,000 है। उसने अपने एक्सपेंडिचर्स प्लान करे। ग्रॉसरी में उसको 4,000, रेंट में उसका 5,000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 5,000, मेडिसिन 2,000, लाइक दिस। तो मुझे इसका बार ग्राफ बनाना है। तो बहुत इजी चीज़ है, क्लास 8th का स्टूडेंट भी बड़े इजीली कर सकता है और 7th का भी इवन कर सकता है। तो देखिए एक्स एक्सेस पे तो ये सब कुछ आ जाएगा और वाई एक्सेस पे ये आ जाएगा डेटा। तो यहाँ पे नीचे स्टेप्स दे रखे हैं किस तरह से आप क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह का कुछ आपका बार ग्राफ लगेगा। तो देखिए नीचे तो एक्स एक्सेस पे तो जो भी एक्सपेंडिचर्स थे वो आ गए, और वाई एक्सेस पे कितने एक्सपेंडिचर है, 1 2 3 4। ये जो भी वैल्यू है 1 2 3 4, दीज आर इन 1000। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन है इन 1000 रुपीज़। तो ये भी हो गया। तो बहुत ईजी चीज़ है अभी तक तो, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, तो ऑलरेडी आपको आता है। अब हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी आपको ऑलरेडी आता है विथ ए फिक्स क्लास इंटरवल, नॉट वेरिंग क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल वेरी करेगी वो अपने लिए एक नया टॉपिक होगा, तो वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखते हैं। देखिए ये एक हिस्टोग्राम के लिए डेटा गिवन है मुझे। तो ये हिस्टोग्राम का डेटा है, कैसे मालूम चला, जो क्लास इंटरवल जहाँ पे एंड हो रही है, नेक्स्ट जो क्लास है वो वहीं से स्टार्ट हो रही है। 35.5 पे एंड हुई तो 35.5 पे नेक्स्ट स्टार्ट हो गई। 40.5 पे ये एंड हुई तो नेक्स्ट क्लास 40.5 पे स्टार्ट हो गई, यानी कोई भी गैप नहीं है। तो ऐसा बार ग्राफ जिसके अंदर बार्स के बीच में गैप नहीं होता उसको अपन हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये जस्ट आपको रिकॉल कराने के लिए था। तो अगर आपको ऑलरेडी आता है तो अब हिस्टोग्राम बनाना बहुत ईजी है। देखिए एक्स एक्सेस पे तो मैंने वैल्यूज़ मार्क कर दी, और इक्विंग साइन इसलिए लगाया क्योंकि जैसे एक ब्रेक आया 0 से डायरेक्ट 30.5, उसके बाद जो मेरा क्लास साइज़ है वो 5 यानी ब्रेक जो है वो 5 पॉइंट्स का है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 30 पॉइंट्स का ब्रेक था, इसलिए क्विंग साइन लगाया मैंने। अब मैंने बार्स बना दिए। फर्स्ट बार जो था मेरा 30.5 से 35.5 तक का था, और जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, 9 थे। तो इसकी हाइट देखिए मैंने कहाँ तक दी है, इसकी हाइट मैंने 9 तक दी है। सेकंड 35.5 से 40.5, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 6 स्टूडेंट्स थे। तो देखिए इसकी हाइट मैंने 6 तक दी है। एंड लाइक दिस मैंने सारे बार्स बना दिए। तो ये हो गया एक नॉर्मल हिस्टोग्राम। तो एक्स एक्सेस पे तो वेट्स आ गए, और कितने स्टूडेंट्स का वो वेट है वो वाई एक्सेस पे आ गया। तो ये भी क्लास 8th का टॉपिक है, तो आई होप सबको आता होगा। और अगर फिर भी कहीं कुछ इशू है तो एक बार आप क्लास 8th का वीडियो भी रिकॉल कर सकते हैं। अब आता है अपने लिए नया टॉपिक, हिस्टोग्राम विथ वेरिंग विड्थ। मीन्स क्लास जो साइज़ हैं वो वेरी कर रहे हैं। वेरी कैसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्लास साइज़ 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 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 10 है, और यहाँ पे 30 है। 70 एंड अबव मतलब अप टू 100, यानी ये हो गया 70 to 100। तो क्लास साइज़ हो गया मेरा 30। कैसे, देखिए यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि 100 मार्क्स से ऊपर तो मार्क्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि एग्ज़ाम ही 100 मार्क्स का है। तो ये 70 एंड अबव का मतलब हुआ 70 to 100।
तो अब इस केस में हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाएगा? तो देखिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो आप अपने पुराने नॉलेज से जो हिस्टोग्राम बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा। 0 to 20 वहाँ पे आपके पास 7 स्टूडेंट्स थे, तो आपने हाइट कितनी रखी? 7 रखी। 70 to 100 आपके पास 8 स्टूडेंट्स थे, तो आपने हाइट कितनी रखी? आपने हाइट 8 रखी। तो जो डेटा गिवन था उस हिसाब से आपने हाइट रख दी। बट क्योंकि क्लास विड्थ वेरी कर रही है, तो ये जो तरीका है हिस्टोग्राम बनाने का, ये गलत है। अब गलत क्यों है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट को फील कीजिएगा। अपन अभी बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो नॉर्मल हिस्टोग्राम है अपने लिए। और नॉर्मल हिस्टोग्राम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो क्लास साइज़ है सबकी क्लास साइज़ सेम है, वेरी नहीं कर रही है, 10 10 10 10 है। इसलिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए 60 to 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 15 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगा तो ये यहाँ पे वाई एक्सेस पे 15 पे जाके मीट होगा। अब ये जो बार है मेरा, इस बार का जो एरिया है वो मेरे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर मेरे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ होंगे, लेट्स सपोज 15 से 16 हो जाते हैं, तो इस बार की हाइट भी इंक्रीज़ होगी। और बार की हाइट इंक्रीज़ होगी तो बार का एरिया भी इंक्रीज़ होगा। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो बार का एरिया है वो मेरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लास विड्थ क्या है? यहाँ पे है 10। और ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है? ये हाइट है 15। तो इस रेक्टेंगुलर बार का एरिया कितना हुआ? 10 इंटू 15 यानी 150। तो 150 जो है वो मेरे 15 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 150 स्क्वायर यूनिट 15 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सपोज कीजिए कि 15 की जगह 16 स्टूडेंट्स हैं, तो बार का एरिया भी बढ़ेगा क्योंकि बार की हाइट बढ़ जाएगी, इतना सा पोर्शन बढ़ेगा। अब इतना सा पोर्शन कैसे बढ़ेगा? यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अब ये 16 पे जाके मीट करेगा। तो बार का हाइट बढ़ा, बार का एरिया बढ़ा, तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। एरिया कितना हो जाएगा? हाइट 16 है, विड्थ 10 है, तो एरिया हो गया 160 स्क्वायर यूनिट। कितने स्टूडेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं? 16 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और बार का एरिया अगर कम करता हूँ तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बार की हाइट है 10, ठीक है, और हाइट 10 है और विड्थ कितनी है? विड्थ भी 10 है। तो एरिया कितना हो गया? 10 इंटू 10 यानी 100, यानी 100 स्क्वायर यूनिट कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप यूनिटरी मेथड लगा के देखेंगे तो आपको मिलेगा 10 स्टूडेंट्स को। और अब आप ये डेटा यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे भी 10 ही मिलेगा। यानी बार की हाइट जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। और ये चीज़ मैं कैलकुलेशन से भी निकाल सकता हूँ और यहाँ पे इस टेबल के डेटा से भी निकाल सकता हूँ। बट ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक काम करेगी? ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ही काम करेगी, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं इनमें क्लास इंटरवल फिक्स्ड या फिर सेम है सब में। ये जो दो हैं ऊपर और नीचे, ये एक्सेप्शन रहेंगे। एक्सेप्शन क्यों रहेंगे वो अपन देखिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए 100 स्क्वायर यूनिट 10 स्टूडेंट्स, तो 1 स्टूडेंट के लिए कितना एरिया होगा? डिवाइड बाय 10 बोथ द साइड कीजिए, यानी एक स्टूडेंट को 10 स्क्वायर यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। और यूनिटरी मेथड आप यहाँ पे भी लगाएंगे तो भी आपको यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। डिवाइड बाय 15 बोथ द साइड करेंगे तो इधर 10 स्क्वायर यूनिट, उधर 1 स्टूडेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बार्स हैं उन सब में ये चीज़ फॉलो हो रही है। मतलब एक स्टूडेंट अगर बढ़ता है तो 10 स्क्वायर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा बार का। एक स्टूडेंट कम होता है तो 10 स्क्वायर यूनिट एरिया कम हो जाएगा। दो स्टूडेंट अगर इंक्रीज होते हैं तो 20 स्क्वायर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा। दो स्टूडेंट अगर डिक्रीज होते हैं तो 20 स्क्वायर यूनिट एरिया डिक्रीज हो जाएगा। 5 स्टूडेंट अगर इंक्रीज होते हैं तो 50 स्क्वायर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएगा। 5 स्टूडेंट्स अगर डिक्रीज होते हैं तो 50 स्क्वायर यूनिट एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, बार की हाइट या फिर बार का एरिया, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो अपन बार के एरिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है तो एरिया इंक्रीज हो रहा है डेफिनेटली। तो अभी मैंने क्या निकाला? मैंने ये निकाला कि 1 स्टूडेंट का मतलब मेरे लिए क्या है? मेरे लिए 10 स्क्वायर यूनिट्स है। अब क्या ये चीज़ यहाँ पे 0 to 20 और 70 to 100 इसमें भी अप्लाई हो रही है? लेट्स सी, देखिए 0 to 20 इस बार की विड्थ है 20, ठीक है, इस बार की हाइट है 7, तो 20 इंटू 7 यानी 140 स्क्वायर यूनिट। 140 स्क्वायर यूनिट से मुझे क्या लग रहा है कि 14 स्टूडेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अब 70 to 100 देखिए, 70 to 100 विड्थ कितनी हुई? 30। और इस बार की हाइट कितनी है?
इस बार की हाइट है 8, तो 30 इंटू 8 कीजिए, आपको मिलेगा 240, 240 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसा लग रहा है कि 24 स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, 70 टू 100 में 8 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एरिया कितना है 240, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि बाहर के एरिया से मुझे मालूम चलता है कि मेरा कितना डेटा है। और वो कब होता है, जब रेगुलर क्लास इंटरवल्स होती हैं, यानी क्लास इंटरवल्स वेरी नहीं करती। तो अब तक अपन ने रेगुलर क्लास इंटरवल्स ही पढ़ी हैं, ये एकदम से इरेगुलर क्लास इंटरवल आ गई, इसलिए ये इशू आया। क्योंकि रेगुलर थी तो इस चीज़ के बारे में अपन ने कभी बॉदर ही नहीं किया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी, हाइट बढ़ रही थी, एरिया बढ़ रहा था, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अपने लिए अगर हाइट बढ़ रही है तो वी आर ओके, कि एरिया के बारे में अपन ने बॉदर नहीं किया कभी। बट एक्चुअली में एरिया रिप्रेजेंट करता है डेटा को। बट यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल्स थी तो हाइट एंड एरिया सेम प्रोपोर्शन में वेरी कर रहे थे। बट अब क्योंकि क्लास इंटरवल वेरी कर रही है, तो यहाँ पे इशू है। यहाँ पे जहाँ पे भी क्लास इंटरवल ने वेरी किया, वहाँ पे जो एरिया है वो प्रॉपरली नंबर ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हिस्टोग्राम गलत है। कौन कौन सा पोर्शन गलत है इसमें, एक तो ये पोर्शन गलत है, एक ये पोर्शन गलत है। तो अब ये गलत है तो इसको सही किया जाए, और सही कैसे किया जाए अब वो देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि जब क्लास इंटरवल्स वेरी करती हैं तो क्या इश्यूज़ आते हैं। अब जो इश्यूज़ आते हैं उनको फिक्स करना सीख रहे हैं, और उस इशू को आपने लॉजिकली समझा भी, और अगर वो लॉजिकली समझ में आ गया तो लॉजिकली अब उसका सॉल्यूशन भी समझ में आना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन उसका यहाँ पे है। अपन क्या करेंगे, अपन हाइट को रिकैलकुलेट करेंगे। रिकैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तक का डेटा मेरे पास टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल था, मेरी क्लासेस एंड उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी। ये जो दो कॉलम है ये नए हैं। एक तो विड्थ ऑफ द क्लास, यानी हर एक क्लास की क्लास इंटरवल या फिर क्लास विड्थ मैंने निकाली, इसकी विड्थ है 20, इस वाले की विड्थ है 30, और बाकी जितने भी हैं उनकी विड्थ है 10। तो मैंने हर एक क्लास इंटरवल की क्लास विड्थ लिख दी यहाँ पे। अब क्लास विड्थ क्यों लिखी, क्योंकि क्लास विड्थ वेरी कर रही है, उसी के कारण इशू आया है, और वही मुझे सॉल्यूशन भी देगा। अब सॉल्यूशन कैसे देगा, देखिए फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड करूँगा क्लास विड्थ से, और मल्टीप्लाई करूँगा किससे, जो मेरी मिनिमम क्लास विड्थ अवेलेबल होगी उस पूरी टेबल में। और यहाँ पे मिनिमम क्लास विड्थ है 10, और मिनिमम से क्यों करूँगा, क्योंकि मैं हर एक डेटा को या फिर हर एक बार को उस विड्थ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरी मिनिमम विड्थ 10 है। तो प्रोसेस समझ में आया आपको, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय class width multiply with the width in which you want to represent the data, and in our case that width will be the minimum width available। तो अपने केस में वो width हो गई 10, तो 7 डिवाइड बाई 20 इंटू 10, तो ये आया मेरे पास 3.5। सेम प्रोसेस आप औरों के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप कैलकुलेशन देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी वही आपको वापस मिल गई। देखिए 10 था तो 10 मिल गई, यहाँ पे 10 था अगेन 10 मिल गई, यहाँ पे 20 था 20 वापस मिल गई, 20 था 20 वापस मिल गई, 15 था 15 वापस मिल गई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो ऑलरेडी क्लास विड्थ 10 के लिए है, तो अपन तो 10 के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो 10 के हिसाब से निकाल रहे हैं तो वही वापस मिलेगी। तो अब लास्ट वाली देखिए 8 डिवाइड बाई 30 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 8/3। 8/3 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.67। तो इस तरह से मैंने नई हाइट कैलकुलेट करी। तो ये हाइट तो मुझे वापस वो की वो मिल गई। वो की वो इसलिए मिल गई क्योंकि ये जो हाइट थी क्लास विड्थ 10 के लिए थी, और अपनी ऑलरेडी इनके लिए क्लास विड्थ 10 ही है। इन दो के लिए क्लास विड्थ अलग है, तो 20 क्लास विड्थ की जगह अगर क्लास विड्थ 10 होती तो इसकी हाइट क्या होती वो अपन ने निकाल दी। अब इसका यूज़ देखिए, ये डेटा आ गया अपने पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोलिए या हाइट ऑफ रेक्टेंगल बोलिए। तो अब मैंने उस हिस्टोग्राम को रीड्रॉ किया, यानी वापस बनाया। अब वापस बनाया तो मैंने हाइट क्या रखी, देखिए यहाँ पे ये जो हाइट है ये है 3.5, मुझे कहाँ से मिली थी, ऊपर वाली टेबल से। ये जो हाइट है ये है 2.67। अब देखते हैं क्या ये जो इशू था अपना वो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ इससे। लेट्स सी। देखिए इशू था कि मेरा वन स्टूडेंट जो है वो मेरा 10 स्क्वायर फीट को रिप्रेजेंट कर रहा था नॉर्मल केस में, बट इन दो केसेस में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे जो मेरी हाइट रखी है मैंने वो रखी है 2.67, या फिर ऐसे बोलिए 8/3। और यहाँ पे जो मैंने हाइट रखी है वो है मेरी 3.5, 3.5 बोलिए या 7/2 बोलिए, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेक्टेंगल की विड्थ है
20, तो रेक्टेंगल की विड्थ हो गई 20। हाइट इसकी है 3.5 या फिर 7/2। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आया मेरे पास 70 स्क्वायर यूनिट्स। 70 स्क्वायर यूनिट से मुझे समझ में आता है कि 7 स्टूडेंट्स को ये रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो देखिए फ्रीक्वेंसी मेरी 7 थी, यानी अब जो एरिया है वो परफेक्ट है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्टूडेंट के लिए कितना मिल रहा है मुझे? 10 स्क्वायर यूनिट मिल रहा है। तो क्लास की विड्थ वेरी भी हुई, बट रेक्टेंगल का एरिया मैंने एडजस्ट कर दिया। एरिया कैसे एडजस्ट कर दिया? हाइट को एडजस्ट करके। अब सेम चीज़ कैलकुलेट करते हैं 70 to 100 के केस में। तो देखिए विड्थ कितनी है मेरी यहाँ पे 30, और हाइट मेरी कितनी है यहाँ पे 8/3, तो इंटू 8/3। तो 30 इंटू 8/3, देखिए 3 से ये कटेगा, इधर आ जाएगा 10। तो एरिया मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 80 स्क्वायर यूनिट्स। तो 80 स्क्वायर यूनिट से मुझे क्या समझ में आ रहा है? 8 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट होने चाहिए इससे। तो देखिए ये 8 स्टूडेंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले जो बार की हाइट थी वो ज़्यादा एरिया कर रही थी कवर, और वो जो ज़्यादा एरिया था वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। तो अब मैंने हाइट एडजस्ट की, हाइट से एरिया एडजस्ट हुआ, और वो एरिया प्रॉपर्ली उतने ही स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जितने बाकी के बार्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मैं रेंडमली कोई भी बार उठाऊं तो मुझे मालूम चलेगा कि एक स्टूडेंट के लिए मेरे पास कितना एरिया है उस बार में। तो ये इशू होता है वेरिंग इंटरवल में, और ये इशू कैसे फिक्स किया जाता है वो भी आपने समझा। एक बार मैं वापस रिकॉल करा देता हूँ। आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है, किससे? क्लास विड्थ से, और मल्टीप्लाई करना है किस विड्थ में आप डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि जो मिनिमम विड्थ अवेलेबल है वो आप पिक कीजिए। तो अपने केस में मिनिमम विड्थ 10 है, तो मैंने 10 पिक किया, तो हर एक को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ इनटू द विड्थ दैट यू वांट टू रिप्रेजेंट। तो इस तरह से अपना एक और नया टॉपिक जो था क्लास 9th का वो भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये भी अपने लिए एक नया टॉपिक है, तो लेट्स सी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको कुछ नहीं करना होता। आपको जो हिस्टोग्राम है आप उसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये मेरे पास एक ग्राफ है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे हर एक बार का सेंटर पॉइंट मार्क करना है। ये इस बार का सेंटर पॉइंट है, यानी उस बार के टॉप पे उस विड्थ का सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, अब यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी हर एक बार का मैंने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। यानी कहने का मतलब है जो क्लास इंटरवल है उसका जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से अगर मैं कोई हाइट बनाता तो वो कितनी होती। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ये है तो ये बार की हाइट, यहाँ पे मिड पॉइंट ये है तो ये बार की हाइट, इस तरह से। यानी हर एक क्लास इंटरवल का मुझे मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा अगर मैं टेबल में करूँगा। अगर मैं डायरेक्ट बार ग्राफ में करूँगा तो इस तरह से मिड पॉइंट्स मार्क कर लूँगा। अब उन मिड पॉइंट्स को सबको ज्वाइन करूँगा। तो बी सी डी ई एफ जी ये तो ज्वाइन हो गए। ए और एच ये इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की एक प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है और ज़ीरो पे ही एंड होता है। अब देखिए वो कैसे डिसाइड होगा। यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो इससे पहले वाला मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? इससे पहले वाला मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। ऑल्दो ये क्लास अपने पास अवेलेबल नहीं है, बट आपको अज्यूम करनी पड़ेगी जितना भी आपके पास डेटा है उससे एक पहले की क्लास आपको चाहिए होगी, और एक जितना भी डेटा है उसके लास्ट की आपको क्लास चाहिए होगी। तो जो पहले की क्लास है उसका मिड पॉइंट अगर होता तो ये होता, यानी पहले अगर कोई क्लास होती तो ये क्लास होती, और उस क्लास का मिड पॉइंट होता तो ये मिड पॉइंट होता। तो इस वाले पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे और बार के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ऐसा ही आप एंड में करेंगे। ये मेरा लास्ट क्लास इंटरवल मेरे पास अवेलेबल है, बट अगर मेरे पास एक और क्लास इंटरवल होती तो ये होती, और ये होती तो इसका मिड पॉइंट ये होता। तो इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आप यहाँ पे एंड करेंगे। ये बीच वाला तो इजी है, समझ में आ गया, हर एक बार का मिड पॉइंट बनाना है। बट ये स्टार्ट और एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली सब बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं इस पर इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ। और अगर अब थोड़ा बहुत समझ में आया तो एक आध एग्जाम्पल और करेंगे, एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो पूरा प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। बट अगर मोटा मोटा भी समझ में आ रहा है देन इट्स ओके। तो अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 पिक करते हैं और इसी कंसेप्ट को वापस और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। तो देखिए मेरे पास ये कुछ डेटा गिवन है। डेटा अगर आप देखेंगे तो हिस्टोग्राम बन सकता है इससे, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हैं। 10 पे फिनिश, 10 पे स्टार्ट, 20 पे फिनिश, 20 पे स्टार्ट, लाइक दिस। तो कोई गैप नहीं है, तो हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने हिस्टोग्राम बनाया। तो अब देखिए मेरी क्लास 0 to 10 फर्स्ट क्लास है मेरी, और 90 to 100 मेरी लास्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास 0 to 10, 90 to 100 लास्ट क्लास। अब अगर एक और आगे क्लास होती तो वो 100 से 110 होती, और 0 to 10 से पहले अगर कोई क्लास होती तो वो -10 to 0 होती।
क्योंकि हर एक क्लास में क्लास साइज़ क्या है मेरी 10, तो नेक्स्ट 10 ऐड किया, इधर 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए हर एक उसका मैंने मिड पॉइंट बना लिया, हर एक बार का मैंने मिड पॉइंट बना लिया और उन मिड पॉइंट्स को सबको मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरह से। और बार को मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, देखिए जो मेरी फर्स्ट क्लास है उससे पहले मैंने एक क्लास बनाई और उसका मिड पॉइंट निकाला, यानी -10 से 0, इसका मिड पॉइंट हुआ -5। यानी मैंने जो मेरा हिस्टोग्राम स्टार्ट किया वो यहाँ से स्टार्ट किया, हमेशा ग्राउंड से स्टार्ट होता है। और मैंने एंड कहाँ पे किया मेरे हिस्टोग्राम को, मैंने एंड मेरे हिस्टोग्राम को किया यहाँ पे, जो मेरी नेक्स्ट वर्चुअल क्लास है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने बनाई है, उसके मिड पॉइंट पे। तो आपको हिस्टोग्राम में ये चीज़ स्पेशल ध्यान रखनी है, जो भी आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, जहाँ से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है उससे पहले आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी, और जहाँ पे डेटा ख़त्म हो रहा है उसके बाद एक क्लास बनानी पड़ेगी, ताकि उन क्लासेस से आपको वो पॉइंट मिल सके जहाँ से मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टार्ट होगा और जहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड होगा। तो अब थोड़ा सा और बेटर समझ में आया होगा। तो हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरह से बड़े इजीली बनाया जा सकता है। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। अब एक चीज़ बताइए मुझे, क्या अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो ज़रूरी है कि क्या मैं हिस्टोग्राम बनाऊँ? क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है डायरेक्टली जिससे मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बना दूँ? अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए, तो पहले हिस्टोग्राम बनाऊँ फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाऊँ। तो देखिए ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे जो चीज़ हो रही है, ग्राफ के अंदर जो चीज़ हो रही है वो चीज़ अपन टेबल में करेंगे और डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देंगे। अब वो क्या है, कैसे है, वो देखिए। ये मेरे पास डेटा है, यहाँ पे मुझे क्लासेस दे रखी हैं, क्लासेस के बीच में कोई गैप नहीं है, दैट मीन्स इससे हिस्टोग्राम बन सकता है। बट मैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाऊंगा। देखिए कैसे। बार ग्राफ में मैं क्या करता था, मैं हर एक क्लास का मिड पॉइंट लेता था, एम आई राइट, हर एक बार का मिड पॉइंट लेता था। दैट मीन्स बार क्या है, वो क्लास है, यानी उस क्लास का मिड पॉइंट लेता था। तो यहाँ पे ये जो क्लास है, हर एक क्लास का मैं मिड पॉइंट लूँगा और वो मिड पॉइंट मुझे बताएगा कि मेरे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का डॉट कहाँ पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने हर एक क्लास का मिड पॉइंट लिया, 140 एंड 150 का मिड पॉइंट 145, 150 160 का मिड पॉइंट 155, लाइक दिस, हर एक का मिड पॉइंट ले लिया। फ्रीक्वेंसी उनके अगेंस्ट वही रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो मुझे वो पॉइंट्स मिल गए, जहाँ पे मैं बार का मिड पॉइंट बनाता था, अब मैंने वो डायरेक्ट मिड पॉइंट्स मार्क कर लिए। तो अब मैं डायरेक्ट डॉट एग्जैक्टली उस पोजीशन पे बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हाइट तो वही होती थी जो बार की होती थी, उस डॉट की हाइट तो वही होती थी जो उस बार की हाइट होती थी, और वो डॉट की या फिर बार की हाइट कहाँ से मिलती थी, मुझे फ्रीक्वेंसी से मिलती थी। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा। अब देखिए मैंने मार्किंग करी 145, 155, 165, 175। ये जो मैंने मार्किंग करी है ये मेरी क्लासेस की मार्किंग नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास क्या थी 140 टू 150, बट मैंने मार्किंग क्या करी यहाँ पे 145, यानी इनका मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्लास क्या थी मेरी 150 टू 160, उनका मिड पॉइंट मार्क किया मैंने 155, यानी मैंने क्लासेस मार्क नहीं किए हैं। अब 145 यानी 140 टू 150 वाली क्लास की जो हाइट थी वो थी 5, तो मैंने इस हाइट पे मेरा डॉट बना दिया, इस हाइट पे यानी 5 हाइट पे। और 5 हाइट पे क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी थी 5। नेक्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी है 10, यानी 150 टू 160, तो 155 के लिए मैं 10 हाइट पे एक डॉट बना दूंगा। तो ये देखिए मैंने 10 हाइट पे एक डॉट बना दिया। 10 हाइट कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डॉट मार्क कर लिए। तो देखिए अगर मैं बार्स बनाता या फिर हिस्टोग्राम्स बनाता तो हिस्टोग्राम्स कुछ ऐसे बनते, और फिर मैं उन हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट मार्क करता और फिर मैं इस तरह से ज्वाइन करता। तो ये वाला प्रोसेस मैंने स्किप कर दिया। तो अगर हिस्टोग्राम से बनता तो ये फिगर आपको इस तरह से कुछ दिखता, बट मैंने क्या किया, मैंने हिस्टोग्राम या फिर बार्स बनाए ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी उनके मिड पॉइंट्स पे ही उन डॉट्स को मार्क किया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर मिड पॉइंट होता तो यही मिड पॉइंट होता, क्योंकि देखिए ये 140 है, ये 150 है, ये 150 है, ये 160 है, तो ये क्लासेस हैं बेसिकली जो कि ऊपर मुझे टेबल में गिवन थी। तो मैंने उनके मिड पॉइंट्स ही बनाए हैं डायरेक्टली। तो काम वही हो रहा है बट अब डायरेक्ट हो रहा है। तो अब आता है कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो स्टार्ट कहाँ से होता। तो देखिए ये 140 है, तो यहाँ पे कहीं पे 130 होता और इनके बीच में 135 होता, तो 135 से मैंने स्टार्ट किया। लास्ट क्लास थी मेरी 190 टू 200, तो नेक्स्ट क्लास क्या होती है 200 से लेके 210, और उनका मिड पॉइंट होता 205, तो 205 में मैंने एंड किया है। तो इस तरह से ना करके आप क्या कर सकते हैं, देखिए 10 का गैप है, 145 टू 155, देन 165, देन 175, तो पीछे भी एक 10 का गैप ले लिया 135, और जहाँ पे मेरा डेटा खत्म हो गया उसके बाद भी एक 10 का गैप ले लिया 205। तो मुझे वो पॉइंट्स मिल गए जहाँ से मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टार्ट होगा। तो 135 से मैंने स्टार्ट किया और
205 पे एंड कर दिया। तो अब अगर मेरे पास देखिए यहाँ पे मैंने बार हटा दिए, तो आपको समझ में आ गया। मैंने डॉट्स बनाए, उस साइड पे बनाए जिस साइड पे मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन थी, उनको ज्वाइन किया और मेरे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को मैंने ग्राउंड कर दिया स्टार्टिंग और एंड पे दोनों जगह। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो गया। तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में रिलेशन समझ में आ गया एकदम परफेक्टली। कैसे हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जा सकता है और कैसे बिना हिस्टोग्राम के भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जा सकता है। तो बिना अगर हिस्टोग्राम के बनाएंगे तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। वो काम जो कि आप ग्राफ में करते थे, मिड पॉइंट निकालना और वो सब, वो आपको टेबल में करना पड़ेगा और डायरेक्टली इन पॉइंट्स को मार्क करके आप फ्रीक्वेंसी बनाएंगे विथ ए डॉट। तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। स्टैटिस्टिक्स में ये जो नए टॉपिक्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा क्योंकि नया टॉपिक है, तो एक बार ज़रूर हाथ से आपको करना है। और अगर अभी भी कुछ छोटे मोटे थोड़े बहुत डाउट हैं तो जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगे। मेक सेंस? ओके, देन सी यू इन द एक्सरसाइज वीडियो। Your mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.